अच्छा ये सारे देखें ज़रा, इसको अपने गौर से करना है क्योंकि यही ना हमें वहाँ पे जब टेंसर्स पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी, ठीक है। इंट्रोडक्शन वो यही कहता है कि आई जे के जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो आप अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस लेते हैं। कहते हैं जब हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की तरफ जाते हैं ना, कि जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस नहीं होते तो कुछ और एक्सिस भी होते हैं, तो तब ये ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अब ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रही है कि x इज़ अ फंक्शन ऑफ u1 u2 u3 एंड y इज़ अ फंक्शन ऑफ u1 u2, मींस x y z कन्वर्ट होने जा रहे हैं u1 u2 u3 में, ठीक है ना। जैसा कि ये आप देखें कि x कन्वर्ट हो जाता है, x कन्वर्ट हो जाता है ओके। जैसा कि आप ये देखें कि x कन्वर्ट हो जाता है किस में, r cos थीटा में, और y कन्वर्ट हो जाता है r sin थीटा में, ठीक है ना। तो मैं x को ऐसे लिख सकता हूँ, x इज़ इक्वल टू एक्स ऑफ x इज़ अ फंक्शन ऑफ r थीटा एंड y इज़ अ फंक्शन ऑफ r थीटा, ठीक है ना। ये तो ये देखें, अब आपके पास दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक है एक्स वाई जिसे आप कार्टेशियन कहते हैं, और दूसरा कौन सा है, आर थीटा, ठीक है ना। और इनके आपस में इनके आपस में रिलेशन क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है और वाई इज इक्वल टू क्या होता है, आर साइन थीटा होता है। मज़ीद अगर लेके चलें तो वो आपको पता है एक्स आर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर के, और जो थीटा होता है वो क्या होता है, टैन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स, ठीक है। ये एक थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दे दिया है, ये इसीलिए दिया है कि इसमें से भी मतलब पूछा जा सकता है एमसीक्यूज, ठीक है। तो ये एक ओवर, आदिल साहब आप कंटिन्यू करें, मैं साथ एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी। और ये आपको पता होना चाहिए ये हम चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने एमसीक्यूज देखे हैं 2011 में, उसमें आए हुए हैं, ठीक है ना। तो वापस जाते हैं अपने चैप्टर की तरफ। ये एग्जैक्टली यही मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है, एक्स और वाई वहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रहे थे, आर और थीटा में। अब यहाँ जनरलाइज में हो रहे हैं, u1 u2, इधर z भी आ गया। तो कहता है जी ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं, इसको वो एक, इस पूरे सेट को वो एक कहेगा, ठीक है, नंबर इक्वेशन 1। और जब इन्वर्स बात करेगा तो वो उसे क्या कहेगा, नंबर इक्वेशन 2, ठीक है ना। तो ये भी आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने ये लिखा था x इज इक्वल टू एक्स आर कॉस आर थीटा और y इज इक्वल टू वाई आर थीटा, तो आई कैन राइट इट एज, इसको देखते हुए मैं इसको r को लिख सकता हूँ कि r इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड थीटा इज़ अ फंक्शन ऑफ क्या, एक्स वाई, ठीक है ना। इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं उनकी इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। बात समझ आ गई, ये ट्रांसफॉर्म्ड हो चुके हैं, ये एक्स आर थीटा में लेके जा रहा है और ये आर थीटा को एक्स में लेके जा रहा है। तो ये आप ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं, किसी काम की नहीं है। अब यहाँ पे आपने गौर से पढ़ना है कि मैंने आपसे कहा था कि चूँकि अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की कहानी ख़त्म हो चुकी है, अब u1 u2 u3 एक्सिस हैं, और मैंने कहा था एक्सिस भी ट्रांसफॉर्म हो गया किस में, कर्व में, ओके। प्लेन भी आपका ट्रांसफॉर्म हो गया किस में, सरफेस में। पहले अब हम एक्सिस को कर्व कहेंगे, u1 एक्सिस u2 एक्सिस u3 एक्सिस की जगह हम कहेंगे u1 कर्व u2 कर्व u3 कर्व, और प्लेन को हम कहेंगे, और एक्स वाई प्लेन नहीं कहेंगे, अब u1 u2 प्लेन नहीं कहेंगे बल्कि u1 u2 प्लेन की जगह हम कहेंगे u3 इज इक्वल टू c3, एक सरफेस है, ठीक है। इस डायग्राम को आप अच्छी तरह से समझ लें, ये मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ा दिया था, ठीक है। तो अब हम 6.4 पढ़ते हैं, यूनिट वेक्टर्स इन कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स। कर्वी लीनियर का मतलब ही हमें टीचर ये कहा करते थे, बेटा कर्व की बात हो रही है, ठीक है। अब आप कोऑर्डिनेट्स सिस्टम एक्स वाई नहीं ले रहे, अब कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं, ठीक है। और स्ट्रेट लाइंस नहीं है बल्कि क्या है, कर्व्स हैं। तो अगर मैं आर की बात करूं, आप देख सकते हैं आर इस तरह होता है ना, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और देन कहता है कि एक्स वाई जेड ये होती हैं, आपको मैं पहले भी बता के आया हूँ। फिर मैंने आपको बताया था जी कि अगर मैं इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन लूँ तो आर किस पे डिपेंड करता है, मैंने अभी बताया था ना भी आपको ऊपर कि आर जो होता है वो एक्स और वाई पे डिपेंड करता है, लेकिन अब एक्स और वाई का रोल यहाँ पे
u1 u2 कर रहा है, ठीक है। तो इस डायग्राम को हमने समझना है सबने। डायग्राम कहती क्या है? देखें, आप जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है, तो जिस तरह मैं कहता हूँ dy बाई डी एक्स, तो हम क्या कहते हैं, वो टेंजेंट की स्लोप निकालते हैं ना। हेलो, ऐसी बात है ना। जी सर। तो 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 जब मैं इधर पार्शियल आर और पार्शियल यू वन करूँगा ना, तो इसका एग्जैक्टली वही मतलब होगा कि मैं आर पे ना टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी यू वन पे टेंजेंट ड्रॉ कर। पढ़े ज़रा, द वेक्टर पार्शियल आर और पार्शियल यू वन इज अ टेंजेंट टू द यू वन कर्व एट पी। समझ आई बात? ये वही कॉन्सेप्ट है डी वाई बाई डी एक्स वाला। देन अगर मैं इसी को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा तो वो कौन सा वेक्टर बन जाएगा भाई? तो ये आप देख सकते हैं ई वन कैसे बनता है। ई वन कैप वो कह रहा है, इसको ई वन कैप का नाम दे रहे हैं, और ये पार्शियल आर और पार्शियल यू वन, देन उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड होता है। हम डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखें जी, आप पहली बात है सारे अपने माइंड में से ना ई वन स्मॉल ईज और कैपिटल ईज को डिलीट कर दें, तो आपके माइंड में दोबारा ऊपर वाली कर्व आ जाएगी। यू वन कर्व ये देखें, यू टू ये थोड़ी सी फ्लैट नहीं है, थोड़ी सी कर्व, यू थ्री कर्व है, ठीक है। इसी तरह मैंने आपसे क्या कहा था कि यू वन और यू टू प्लेन के अंदर यू थ्री क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ऐसी बात है ना भाई, जैसे हम पढ़ते हैं कि एक्स वाई प्लेन में जेड जीरो होता है, वाई जेड प्लेन में एक्स जीरो होता है, हम इस तरह की बातें करते हैं ना। लेकिन अब ठीक है, और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यू वन यू टू में यू थ्री कॉन्स्टेंट होगा, यू टू यू थ्री में यू वन कॉन्स्टेंट होगा, और यू इस तरह जो रिमेनिंग है, ठीक है। सेकेंडली ये है कि देखें, ये देखें यू वन कर्व नज़र आ रही है, मेरा कर्सर आपको नज़र आ रहा होगा, ये यू वन कर्व है। तो जब मैं इस पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो वो ये नहीं आएगा, ये आएगा। तो अब यही बात है कि जो ई वन था ना, ई वन था वो क्या था, सॉरी, ये जो पार्शियल आर और पार्शियल यू वन था ना, वो ये क्या था, टेंजेंट की स्लोप थी, ठीक है। देन मैं क्या करूँगा, जब मैं इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूँगा तो वो एक यूनिट वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको हम यूनिट नॉर्मल नहीं कहेंगे, क्योंकि अंधे को भी पता है कि नॉर्मल होता तो किस डायरेक्शन में होता, इस डायरेक्शन में होता, इस तरह होता ना यू वन के ऊपर। क्योंकि अब यू वन पे ये टेंजेंट है, तो लिहाजा इसको हम यूनिट टेंजेंट वेक्टर कहेंगे कि ई वन। तो समझ आ गया ई वन क्या है, ई वन क्या चीज़ है। जी सर। थोड़ा अगर मैं वाइट बोर्ड पे बताऊं, वो तो हम किताबी बातें कर रहे हैं। इधर देखें ज़रा, कि अगर मैं कहता हूँ यू वन एक कर्व है, फिलहाल है यू वन कर्व, इसको मैं यू वन कर्व कह रहा हूँ, ठीक है ना। इस पर जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये टेंजेंट बनेगा ना, ये टेंजेंट, तो वो कह रहा है जी कि वो टेंजेंट क्या बनेगा, पार्शियल आर और पार्शियल यू वन, ठीक है, वेक्टर। कहते जब मैं इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करता हूँ, पार्शियल आर और पार्शियल यू वन के उसको मैग्नीट्यूड डिवाइड करता हूँ, तो ये एक वेक्टर बनता है जिसको हम क्या कह रहे हैं, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट यू वन कर्व, ठीक है। इसी तरह कॉमन सेंस यूज़ करें कि यू टू कर्व पे भी होगा, यू थ्री कर्व पे भी होगा। अगर मैं बात करूँ यू टू, आई थिंक यू टू किस तरह बना रहा था वो, ठीक है, कब इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना, यू टू कर्व, उसका टेंजेंट स्टूडेंट किधर होगा, इधर कहीं नहीं होगा, यूँ होगा ना यू टू कर्व, तो ये ई टू कहलाएगा। इसी तरह जो यू थ्री है वो यूँ होगा, उसका टेंजेंट यू बनेगा, ठीक है। तो आप पिक्चर को देख सकते हैं, गौर करें, समझ आ गई बात। जी सर। आप एक और चीज़ देखें, स्मॉल ई वन स्मॉल ईज आपको क्लियर हो चुकी हैं। तो मैग्नीट्यूड को ना वो कहेगा एच वन, दूसरे को कहेगा एच टू, तीसरे मैग्नीट्यूड को कहेगा एच थ्री। अब नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। ये बात समझ आ गई आपको कि पहले टेंजेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को वो क्या कहेगा, एच वन, दूसरे को एच टू, तीसरे को एच थ्री। तो क्या ख्याल है आपके ई किस तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे? तो ये अगर आपको इक्वेशन समझ आ जाए तीनों, तो फिर मुझे बताएं। क्लियर? यस सर। ओके। तो
इन H1 H2 H3 को कहते हैं स्केल फैक्टर्स। क्या कहते हैं? स्केल फैक्टर्स, SCALE, स्केल फैक्टर्स H1 H2 H3। अब पेपर के अंदर अभी बस ये यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया। पेपर 2011 के अंदर जो MCQs था ना, वो कह रहा था जी कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के स्केल फैक्टर्स क्या होते हैं, H1 H2 H3 वहाँ फाइंड करना था। तो वो वैसे नॉर्मली आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपसे मैंने शेयर किया था कि जो ग्रेडियंट होता है किसी भी स्केलर फंक्शन का, वो क्या होता है उस पर? हेलो, ग्रेडियंट किसी स्केलर फंक्शन का क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? वो उस सरफेस पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है ना। हाँ भाई, नहीं पता इस बात का? मैंने आपसे कहा था अगर एक स्केलर फंक्शन फाई है तो ग्रेडियंट फाई का मतलब क्या है? ग्रेडियंट फाई, हेलो, आवाज़ नहीं आ रही? सर आ रही है, सर आ रही है। इसका मीनिंग क्या है? आवाज़ आ रही है तो परपेंडिकुलर वेक्टर ऑन द सरफेस। क्या मीनिंग थे? परपेंडिकुलर वेक्टर ऑन द सरफेस। परपेंडिकुलर वेक्टर। तो सारा आपने रिदम ख़राब कर दिया पढ़ाने का, बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा आप लोगों को। लेकिन चलें, दोबारा सुनिए। U1 कर्व ये पॉइंट P1 है। इस पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो वो ये होगा। उसका नाम मैंने रखा हुआ है E1 कैप। ये है यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट U1 कर्व। इसका होता क्या है नाम? फार्मूला पार्शियल R ओवर पार्शियल U1 डिवाइडेड बाय H1। और H1 क्या होता है? इस ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड। तो खुद सोचें, अगर मैं इस पे इसी टेंजेंट परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये परपेंडिकुलर क्या होगा? अगर U1 एक कर्व है तो उस पर नॉर्मल क्या होता है? यही होता है ना। उस पर परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होता है? कर्व के ऊपर ये होता है ना, पार्शियल U1 ओवर ये होता है ना उसका परपेंडिकुलर वेक्टर। तो जब मैं इसी को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूँगा ना तो उसको वो इंट्रोड्यूस कर रहा है E1 कैप। क्लियर? जी सर। अब मुझे नहीं, बड़ा दुख हुआ है कि आपको ये इस बात का नहीं पता था कि ग्रेडियंट फाई क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है अपने ही कर्व के ऊपर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ था आपको। तो जो टेंजेंट्स हैं, यूनिट टेंजेंट्स, वो इंट्रोड्यूस कर रहा है E1 E2 E3 के साथ। और जो यूनिट नॉर्मल्स हैं वो इंट्रोड्यूस कर रहा है E1 कैप, E2 कैप और E3 कैप के साथ। क्लियर है? इसके फार्मूले हैं पार्शियल आर्स और पार्शियल यूज़, और इसके फार्मूले क्या हैं? ग्रेडियंट यूज़ डिवाइडेड बाय उनके मैग्नीट्यूड। क्लियर है? अब U1 U2 U3 खुद समझ जाएं आप। यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। क्लियर है? तो जी जी सर। तो ये ना, ये देखें E1 E2 E3 के फार्मूले लिखे हुए हैं। डायरेक्ट जाते हैं ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कहता है अगर तो आपके कोऑर्डिनेट्स ही जो हों वो हो जाएं ऑर्थोगोनल। तो अब यहाँ से आप एक चीज़ देखेंगे, मेरी इस डायग्राम से देखें आप, ये ऊपर जो डायग्राम है ये वाला, ये देखें ना, E1 E2 E3 अगर ये आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं, क्या हो जाएं? परपेंडिकुलर हो जाएं। तो एक्चुअली जो E1 है ना, वो मतलब अब खुद सोचें कि जो ये जो है ना E1 E, स्मॉल ईज और कैपिटल ईज इक्वल हो जाएंगे अगर ये ऑर्थोगोनल हुए तीनों परपेंडिकुलर। थोड़ा सा हाथ से अपने डायग्राम बना के चेक कीजिएगा पेजेस के ऊपर। अगर आप इन तीनों लाइंस को ना 90 के एंगल में बना दें एक दूसरे के सामने तो स्मॉल ईज और कैपिटल ईज कोइंसाइड कर जाएंगे। क्लियर है? तो मैं इस पर नहीं कर रहा बहस, आप देख लीजिएगा इसको। ये देखें, स्मॉल ईज और कैपिटल ईज सारे इक्वल हो जाते हैं अगर आपकी कर्व्स क्या हों? ऑर्थोगोनल हों। तो उसके बाद वही है, देख लो, जिस तरह आई जे के होता है, सेम की 1 होती है, डिफरेंट की 0 होती है। याद रहेगा?
यस सर। और फिर उसके बाद E1 क्रॉस E2 क्या होता है, वहाँ पे I क्रॉस J क्या होता था, K होता था ना। एग्जैक्टली इसी तरह आप इसको भी याद रखेंगे। इसको आप कैसे याद रखेंगे कि ये है, ये E1 कैप है, ये E2 कैप है, ये E3 है। तो आपको पता होना चाहिए कि E1 क्रॉस E2 क्या होगा, बोलें E3 होगा। देन E2 क्रॉस E3 क्या होगा, E1 होगा। देन E3 क्रॉस E1 E2 होगा। अगर अगर आप इसको वो साइक्लिक ऑर्डर में चलाते हैं तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलाते हैं, जब क्लॉकवाइज चलाएंगे तो नेगेटिव आते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये देख लें सारे, ठीक है, नेगेटिव आ रहे हैं। खैर आप देखें जी, कहते हैं कि पहले आप वेक्टर को लिखते थे, क्या किसी वेक्टर को, उसका कंपोनेंट, देन ई आई, देन उसका कंपोनेंट सेकंड, देन आई सॉरी जे, देन A3, देन के, ऐसे ही है ना। तो कहते हैं अब आप क्या करेंगे, ऑर्थोगोनल कर आप कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में लिखेंगे। अब आपका जो जनरलाइज यूनिट वेक्टर है वो E1 है, जो जनरलाइज दूसरा वेक्टर है वो E2 है, थर्ड जनरलाइज वेक्टर क्या है, E3 है। आई जे के की जगह E1 E2 E3 आ गए। ये चीज़ क्लियर है? यस सर। थ्योरम 6.1 पढ़ते हैं। प्रूव दैट इफ U1 U2 U3 आर ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स, देन ये सेकंड बात मैंने आपको बता दी थी, जब ऑर्थोगोनल होते हैं तो स्मॉल ईज कैपिटल ई से कोइंसाइड कर जाती है। और जो U ग्रेडियंट U होता है वो H का 1/h होता है बेसिकली। जो ग्रेडियंट U होता है वो बेसिकली 1/h होता है। H इनवर्स का मतलब ये है ना, 1/h। जी सर। ये आप देखें जरा, इसको समझ सकते हैं, क्या ख्याल है? ये एग्जांपल आपके सामने हुई पड़ी है, समझो जरा इसको। सर ये एग्जांपल फुल करनी पड़ेगी या इसकी जो इक्वालिटीज है बस वही याद रखें? आप सिर्फ और सिर्फ 5-6 एग्जांपल्स अपने हाथ से करें ताकि आपको समझ आए कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि ये जो टेंसर में भी यूज होना है सारा, वहाँ पे टेंसर में भी हम यही पढ़ेंगे। यस सर। इसको समझे गौर से। पहली लाइन समझाएं अक्सा जीनत मुझे। पहली लाइन कैसे आई है बस कोई बता दे। आवाज कट के आ रही है या प्रॉब्लम, क्या मसला है? अक्सा कह रही है कि मेरे माइक का मसला है थोड़ा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये अगर आप एग्जांपल याद भी रख लें और वैसे कर लें तो बेहतर है, ठीक है। हम आपने कैलकुलेशन ही करनी है। ये जो पहली लाइन है ना, ये आपने समझ के मुझे बतानी है कि जो ग्रेडियंट है अगर वो U1 पे परपेंडिकुलर है तो वो अपने ही टेंजेंट वेक्टर के पैरेलल कैसे हो गया, ये मुझे चीज़ समझ नहीं आई, आप सब बताएंगे। अदरवाइज आपने ये थ्योरम की स्टेटमेंट याद रखनी है, ठीक है। ये J स्टैंड्स फॉर कि वो J मतलब 1 होगा तो H1, J2 होगा तो H2। हम आगे चलते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ U इज इक्वल टू, ये आपने याद रखना है। थ्योरम हमने पहले क्या पढ़ा आज, नंबर 1 हमने पढ़ा ग्रेडियंट U1 क्या होता है, 1/H1। इसी तरह ग्रेडियंट U2 इज इक्वल टू क्या होता है, 1/H2। इसी को जनरलाइज करके वो लिख रहा है ग्रेडियंट ऑफ UJ इज इक्वल टू
एच जे की इनवर्स, ठीक है, वो ऊपर ले जाता है उसको। और सेकेंडली ये है कि ई जे और स्मॉल ई जे और कैपिटल ई जे में कोई फ़र्क नहीं है। कब कब जब ऑर्थोगोनल होगा। ऑर्थोगोनल के केस में वैसे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हम आगे जाते हैं। एक्सप्रेशन फॉर आर्क लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम एलिमेंट्स इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 मिनट आप वेट करेंगे और मैं इसको ये नज़र आ रहा है सबको 6.9 रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। जी सर। ये हमारा अगला टॉपिक है। जो मैं सारे पीछे पेजेस छोड़ के आए हैं वो बाद में पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ पहले टारगेट करें एमसीक्यूज जो पेपर में आए हुए हैं। तो अब आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये तो आपके मज़े ही मज़े हैं, आपको सबको पता है क्या होता है, सारा आपने पढ़ा हुआ है एक्स वाई जेड और किस तरह। अब आपका यहाँ जो E1 स्मॉल E1 है ना, स्मॉल E1 वो क्या होगा, आई होगा। स्मॉल E2 जो होगा वो जे होगा। स्मॉल E3 जो होगा वो के होगा। लिहाजा H1 मैंने क्या बताया था, मैंने H1 क्या बताया था, पार्शल आर और पार्शल U1 का मॉड बताया था ना। अब U1 आपका x है, U2 आपका y है और U3 आपका z है, क्योंकि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आ गए। वो जो हमने चीज़ पढ़ी है वो जनरलाइज था। अब हम उसको स्पेसिफिक अपनी एग्जांपल्स के ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं। तो H1 मुझे बताएं, समझ आ गई? H1 1 आता है, H2 1 आता है, H3 1 आता है। शुक्र है। देन U1 x है, U2 y है, U3 z है और H1 H2 H3 1 1 1 1। ये चीज़ क्लियर होगी Yes, सबको? सब क्लियर होगी ना जी बात? सर। तो आइंदा आपने याद रखना है, एमसीक्यूज ये भी आ सकता है कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके स्केल फैक्टर्स क्या होते हैं। तो आपने क्या बताना है, ट्रिपल 1। ओके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के स्केल फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 1 1। उसके बाद है जी, ये थोड़ा सा हम समझते हैं इसको। आपको पता होना चाहिए ये एमसीक्यूज है जो हमने 3 पेपर डिस्कस करते हैं ना, 11 15 और 17 का। उसके अंदर एक एमसीक्यूज आया हुआ है, वो ये था कि जब आप बात करते हैं जी वन डायमेंशन की, वन डायमेंशन का मतलब ये है कि आप रियल लाइन की बात करते हैं। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 क्या कहलाता है, मुझे बताएं ज़रा। R1 के अंदर x इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब है? ये ऑप्शन हैं, पॉइंट, लाइन, प्लेन। सर पॉइंट। एग्जैक्ट पॉइंट, ठीक है। ओ सॉरी, क्या होगा, पॉइंट या लाइन या प्लेन, क्या कह रहे हैं? प्लेन नहीं होगा। प्लेन नहीं होगा, प्लेन के अब तरफ लाइन होगी। लाइन होती है ना, x इक्वल टू 2 से बात ये सर लाइन होती है। जी सर। मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हैं, मैं हो भी रहा हूँ। R1 के अंदर ये पॉइंट है, देखो ना, x इज इक्वल टू 2 किधर है, ये 0 है और जी ये सर सही है, समझ आ ये 2 है। ये 2 एक पॉइंट है, बस दैट्स इट, क्योंकि R1 है। अब मैं आगे जा रहा हूँ R2 पे, x एक्सिस y एक्सिस बनाने लगा हूँ। ये पहली बात थी, ठीक है ना। सेकंड, अब बताएं, R2 है, पहले R1 था, वही चीज़ है, x इज इक्वल टू 2 क्या होगी? लाइन। हाँ, अब आप कह सकते अब लाइन होगी। हाँ जी, अब ये x इज इक्वल टू 2 लाइन है, ये सर y एक्सिस पे लाइन होगी। ये लाइन है, ये पॉइंट था। चीज़ वही है लेकिन डायमेंशन चेंज हो रही है, तो उसकी वो वैल्यू ही चेंज हो रही है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रही है। तो पेपर में खैर एमसीक्यूज ये था, थ्री डायमेंशन की बात थी, तो फिर वो स्पेस बन जाती है ना, यूँ एक्स वाई जेड। तो कह रहा था जी कि x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ये क्या है? तो डेफिनेटली कुछ पॉइंट लगाया हुआ कुछ अब आप खुद सोचें। x इक्वल मैं टू 3 था वहाँ पे।
एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट है। तो अब आप खुद भी सोच सकते हैं कि जब एक्स इज इक्वल टू ए है ना, तो ए का मतलब है ये। तो इधर आप ना ऐसे एक अपने रूम में जस्ट इमेजिन करें कि जो लेफ़्ट साइड वाला बिलो एक्सिस है, जो भी आप जहाँ बैठे हैं, जिस तरह भी बैठे हैं, लेफ़्ट साइड पे जो बॉटम है ना, उसको आप एक्स इज इक्वल टू किसी नंबर पे काट दें, तो वो एक ऐसी प्लेन सा बन जाएगा। पूरे रूम को काटेंगे ना, प्लेन बन जाएगा। क्लियर है? जी सर। जी। जी सर। तो x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट विच इज़ 2 3 4 नेगेटिव समथिंग। तो अगर R1 में है तो पॉइंट है, R2 में है तो लाइन है, और R3 में है तो प्लेन है। ये MCQ। ठीक है, खैर वापस आते हैं और ये देखें ज़रा, ये बात अब आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि जब x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस की बात है और x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c है, तो वो क्या बनेगा? इस तरह की चादर नहीं बनेगी प्लेन टाइप की? क्या ख्याल है? अगर वो y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट है, होगा वो भी प्लेन ही, लेकिन वो y को ऐसे काट रहा होगा आपकी राइट साइड वाली दीवार को, और जो z इज इक्वल टू सम कांस्टेंट होगा वो आपका ऊपर छत को किसी जगह से काट रहा होगा, लेकिन होंगे प्लेन ही अगर 3 डायमेंशन में है। तो आगे चलें। जी तो ये सर। आपने याद जी रखना सर। है। उसके बाद ये कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है, मैं आपको किसी जगह पे ले जाना चाह रहा हूँ, और वो ये है, ये आपने स्टूडेंट्स याद रखना है कि एक्स वाई जेड एक्सिस में स्केल फैक्टर्स क्या होते हैं? 111। ओके, उसके बाद होता है आर्क लेंथ के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मींस डिफरेंशियल। तो डी एक्स डी वाई डी जेड है, ठीक है, और आर्क लेंथ आपको पता है स्टैंड्स फॉर डी एस। और अगर आपको याद ना नहीं भी है तो इसको एज इट इज़ याद कर लें। ये आप कैलकुलस का 8 चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, या आसिम साहब जब थोड़ा सा रिवाइज करवाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो डी एस होता है ना, डी एस इन जनरल वो किसके इक्वल होता है? डी आर डॉट डी आर। डी एस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? डी आर डॉट डी आर। क्लियर होगी बात? तो इसका फार्मूला मजीद अगर ओपन करें ना, तो वो बनता है h1 स्क्वायर डी यू वन प्लस h2 स्क्वायर डी यू टू प्लस h3 स्क्वायर डी यू थ्री का स्क्वायर। अब ये आया कहाँ से है? मैंने आपके सामने कुछ पेजेस स्किप किए हैं, ठीक है, वो उसमें यही चीज़ें थी। मैंने फ़िलहाल आप फार्मूला याद रखें। पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ द आर्क लेंथ एलिमेंट ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसका फार्मूला, और वो क्या होता है? डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर प्लस डी जेड का स्क्वायर। इससे पहले आपको जस्ट ये डायरेक्ट एंड वाली इक्वेशन पता थी, ये नहीं पता थी आती कहाँ से है, क्योंकि इसमें h1 h2 h3 1 1 1 है, u1 आपका x है, u2 आपका y है, और u3 आपका z एक्सिस है। लिहाजा आपका जो आर्क लेंथ का एलिमेंट होता है वो क्या होता है? डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर प्लस डी जेड का स्क्वायर। क्लियर? क्लियर? उसके बाद एरिया। एरिया क्या होता है आपको पता ही है कि जो एरिया होता है, इधर अगर मैं बात करूँ इस पिक्चर को देखें ज़रा 6.8 को, आपको पता है किसी भी प्लेन का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ, यही होती है ना। तो ठीक है, ये भी प्रीवियस पेजेस में ही था। अगर मैं इसको एज इट इज़ आपको याद करवाऊँ तो ये ओरिजिनल फार्मूला ये हर जगह पे यही लगना है, ठीक है, और आप कॉन्सेप्ट यही याद रख सकते हैं। अगर आप जो बेस वाला है, जो आपकी बेस है ना, रूम की जो भी बेस है, ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का प्लेन है, ठीक है, तो आपको पता है उसमें जेड तो नहीं आने वाला, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना। तो वो क्या आता है? H2 और H3 आएगा स्केल फैक्टर, देन उनके DU2 DU3 होगा। याद करना वैसे आसान है, DA1 इज इक्वल टू H2 H3 DU2 DU3, इसी तरह एंड सो ऑन। लेकिन जब अब ये स्पेसिफिक फार्मूला है ये वाला एरिया एलिमेंट का, ठीक है, ये स्पेसिफिक फार्मूला है। अब ये वाले एरिया के एलिमेंट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या होंगे? आप सबको पता है, हम वेक्टर्स में लगा के नहीं आते थे, याद है कि डी ए किसके इक्वल होता था? डी वाई डी जेड। कभी वो डी एक्स डी जेड हो जाता था, कभी वो डी एक्स डी वाई हो जाता था। वो कभी क्या होता था? जब वो क्वेश्चन के अंदर बता रहा होता था कि आप इंटीग्रेट करें एक्स वाई प्लेन के अंदर, वाई जेड प्लेन के अंदर, एक्स जेड प्लेन के अंदर, ओके। और इसमें आपके स्केल फैक्टर्स चूँकि 111 है तीनों, तो आप ये सिंपल ही हो जाता है। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। वॉल्यूम एलिमेंट, आपको पता है वॉल्यूम हम पीछे पढ़ के आए थे वेक्टर्स में, वहाँ पे हम लिखते थे ये डी एक्स डी वाई डी जेड, लेकिन हकीकत में ये होता नहीं है।
क्योंकि ये होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में। अब आपने जब कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं तो आपका माइंड बहुत ओपन हो गया। अब आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में बाउंड नहीं रहे, अब आप किसी भी प्लेन की बात, किसी भी स्पेस की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो इन जनरल फार्मूला ये होता है, ये सॉरी ये आपका जनरल फार्मूला डी वी इज़ इक्वल टू H1 H2 H3 DU1 DU2 DU3। तो आपके माइंड में एक चीज़ सेट हो जानी चाहिए, क्या कि होता वही है जब स्केल फैक्टर साथ आ जाते हैं, ऐसे ही नहीं है। जी सर। थोड़ा याद करना जो भी इजी है, थोड़ा याद करना इजी है। अब हम आते हैं जेकोबियन पे। जेकोबियन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब अगर फंसाना चाहे ना किसी को आप कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, तो जेकोबियन से अच्छे खासे क्वेश्चन बन सकते हैं। जेकोबियन ऐसी क्वांटिटी होती है जो एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट्स पे ले जाने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। और जेकोबियन क्या होता है, H1 H2 H3 का इसका फार्मूला है। चूँकि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं तो जेकोबियन क्या होगा, 1 होगा। क्लियर होगी बात। इसी तरह एक्सप्रेशन फॉर ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल एंड लैप्लाशियन इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कहता जी कि जो आप लैप्लाशियन और ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस और पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में उनकी शक्लें कैसी होंगी। तो आपको पता है U1x U2y, आई थिंक सो ये आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज़। होना ये आलम आपको इंटरनेट पे इशू है इसलिए आपकी आवाज़ काट रही है। अब बाकी सब किसी क्लियर किसी आवाज़ आ और रही को आवाज़ और क्लियर नहीं है तो मुझे बताएं, मैं चेंजिंग भी हो सकती है इंटरनेट। क्या कह रहे हैं? सर है। ये सर क्लियर है आवाज। अच्छा खैर, सिर्फ एक चीज़ है। ये बॉक्स देख लें भाई। माइक ऑफ कर दे, इसका प्रॉब्लम कर रहा है। ये बॉक्स समझ आ गया? जी सर। आगे चलते यस सर। हैं। अब ये देखें कि जो आपने ग्रेडियंट होता है ना, ग्रेडियंट वो एक्चुअली ये होता है, ये इससे पहले आपको शायद ना पता हो अगर आपने कर्वीलिनियर नहीं पढ़ा हो। देखिए मैं आपसे बता दूं, हम क्या पढ़ के हैं ग्रेडियंट। मैं इधर बोर्ड पे लिखता हूँ, हम ग्रेडियंट के बारे में ये पढ़ के हैं कि ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट का फार्मूला क्या होता है, जस्ट पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस प्लस पार्शियल ओवर प्लस पार्शियल पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर प्लस पार्शियल। पार्शियल बी। याद रखिएगा ये फार्मूला किस में होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में होता है। ये किस में, लास्ट में जी आना है। अच्छा सॉरी सी है, पार्शियल। ठीक है ना। तो ये इसके अंदर है। तो जब मैं कोऑर्डिनेट्स ही चेंज कर दूं, अभी हम आगे बेसिकली हम भी आगे मेन टॉपिक हमारा रहता है, उसमें हम पढ़ेंगे आर थीटा फाई, सॉरी थीटा फाई, ठीक है। और लास्ट में पढ़ेंगे आर थीटा जेड। इसे आई थिंक कहते हैं स्फेरिकल, इसे कहते हैं सिलेंड्रिकल, ठीक है। ये दो हमारा मेन टारगेट है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये दूसरा और तीसरे के अंदर हमने, तो ग्रेडियंट ये होता है, लेकिन ये होता है इसके अंदर। तो आपने अब कर्वीलिनियर के अंदर इसका जनरल फार्मूला याद रखना है। जनरल फार्मूला ये होता है बच्चों, 1/H1 1/H2 1/H3 साथ E1 कैप E2 कैप E3 कैप। जो कि हमारा, अगर हम आते हैं अपने उसके अंदर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अंदर, तो आपको समझ आ गई होगी, ये आ जाएगा वन और H1 H2 H3 सारे मान ले लें, E1 E2 E3 IJK ले लें, तो आपका ग्रेडियंट बन जाता है। क्लियर है? उसके बाद जी सर। डाइवर्जेंस का फार्मूला आपने ओरिजिनल फार्मूला याद रखना है। डाइवर्जेंस ये ओरिजिनल फार्मूला होता है डाइवर्जेंस का। थोड़ा सा सोचें कैसे आ रही है कि डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू 1/H1 H2 H3 पार्शियल ओवर पार्शियल U1 ले रहे हैं तो H2 H3 लेंगे और फर्स्ट कंपोनेंट लेंगे वेक्टर का। U2 ले रहे हैं तो H3 H1 सेकंड कंपोनेंट, U3 ले रहे हैं तो आसान है याद करना। जब आते हैं कार्टेशियन के अंदर वैल्यूज़ लगाएं तो क्या ख्याल है, डाइवर्जेंस ये नहीं होती। जी सर यही होता है। तो आपने क्या करना है, ओरिजिनल फार्मूलाज याद करने हैं इनके, ये वाले ओरिजिनल फार्मूले ये जो हैं। इसी तरह कर्ल का, ग्रेडियंट का, आर्क लेंथ का, एरिया का, क्योंकि कार्टेशियन में तो बहुत सिंपल होती हैं कैलकुलेशन, आपने करनी है सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल में। ये देखें कर्ल का ये फार्मूला होता है ओरिजिनल, और बाद में आपका क्या बन जाता है, आपका फार्मूला ये बन जाता है। नज़र आ रहा है बॉक्स, ये आपका बनता है। ओरिजिनल क्या होता है,
इसको आप याद कैसे करेंगे इसको? फर्स्ट और थर्ड रो सेम होती है, बस फर्स्ट में क्या होते हैं यूनिट वेक्टर्स, थर्ड में क्या होते हैं कंपोनेंट्स। हमने तो ऐसे याद किया हुआ, आप देख लें। क्लियर? तो जी सर। तो जब इसको मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में डिस्कस करता हूँ या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन में, तो ये ओपन होगी, ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। तो अब लास्ट रह गया लेप्लाशियन। अब लेप्लाशियन डायरेक्ट में आता हूँ, हम ये पढ़ते हैं, ऐसी बात है ना भाई, कॉम्प्लेक्स में भी पढ़ा है, वेक्टर में भी पढ़ा है, लेकिन ओरिजिनली ये नहीं होता। ओरिजिनल होता है ये देखें कितना कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला बना हुआ है कि बाहर वही आता है पार्शल और पार्शल u1 h2 h3 और h1 पार्शल साई और पार्शल u1 पार्शल समथिंग, और ये सारा आप देख लें। बड़ा मज़े की चीज़ें, अगर आप इसको प्रॉपर एक चार्ट पे भी ना लिखें, याद करें, तो ये कनेक्ट होती हैं आपस में, ठीक है। यस। तो आगे चलते हैं। उसके बाद आप देखें जी, पहला सक्सेसफुली आपने कंप्लीट कर लिया, कौन सा वाला? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नया कोऑर्डिनेट सिस्टम, और उसे क्या कहेंगे? सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या कहेंगे? सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और होते कौन से हैं? ये होते हैं आर थीटा जेड। क्या होते हैं? आर थीटा जेड। ओके, तो ये स्टूडेंट आपने याद रखनी है बातें। एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, जेड इज इक्वल टू जेड, और नीचे इनकी रेंजेस भी याद रखनी है। आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 लेस देन थीटा लेस देन 2 पाई, एंड जी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। बड़ी सिंपल है। थीटा आपको पता है 0 से 2 पाई होता है ना, मतलब याद करना आसान है। आर जो होता है नॉर्मली रेडियस होता है, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, और थीटा जो होगा वो 0 से 2 पाई होगा, और जो जेड होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है। क्लियर होगी स्टूडेंट बात? तो इन्हें हम कहेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो नेक्स्ट है कि अब कॉमन सेंस यूज़ करें, क्या होगा? अभी हम जो सारी चीज़ें ऊपर फाइंड नहीं करके आए, स्केल, पहली तो बात है, सबसे मेजर काम होता है स्केल फैक्टर्स क्या होंगे। क्या होंगे? स्केल फैक्टर्स क्या होंगे? सबसे पहले स्टूडेंट्स उस पर बात करते हैं। ये देखें जी, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। देखें भाई, एक्स वाई जेड रिलेट, देखें लेफ्ट साइड पे ये क्या चीज़ है? ये क्या है हमारा? एक्स वाई जेड क्या होता है? तो ये कोऑर्डिनेट्स है ना? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, नाम भी आपको आना चाहिए ना। जी सर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और आर थीटा जेड क्या है? ये सर सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। एग्जैक्टली। अब इनके दरमियान रिलेशंस इस तरह डिफाइन होती है, ये तीन जो इक्वेशन लिखी है ना, ये आपस में रिलेट होते हैं इस फार्मूले के साथ, ठीक है। तो अब हम स्केल फैक्टर्स फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो ये देखें जी, हम बचपन से ही करते हैं, ये कैलकुलेशन हम बचपन से करते हैं, ये सारी देख लें। ये क्या कर यस रहा है? सर। ये उनके दरमियान में रिलेशन बता रहा है कि यार इस तरह रिलेट हो रही है। ये ना पेपर के अंदर एक्स वाई गिवन हो, एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 3, व्हाट इज द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आर थीटा और जेड। आप छोड़ के ना आ जाइएगा, देख लें एक्स और वाई स्क्वायर कर दें तो आर आ जाता है, उनको डिवाइड कर दें तो tan थीटा और थीटा आ जाता है, और जो जेड होता है वो जेड ही होता है, ठीक है। सबसे पहली बात है, बहुत सिंपल है, एग्जांपल मैं आपके सामने मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा देखें। ये एग्जांपल देखिए किस तरह है। इफ़ आर थीटा जेड आर सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स डिस्क्राइब्ड ईच ऑफ द फॉलोइंग लोसाई कह सकते हैं, लोकाई कह सकते हैं, बेसिकली लोकस होता है, पाथ को बताते हैं ना, एंड राइट द इक्वेशन ऑफ ईच लोकस इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर पेपर के अंदर स्टूडेंट गौर से देखिएगा, एमसीक्यूज मैंने खुद देखे हैं, इस तरह आते हैं। आर इज इक्वल टू, आई थिंक मैंने आपसे बताया भी था, एग्जैक्टली मैंने आपको बताया था कि आर इज इक्वल टू 4 क्या है। अगर पेपर में आपसे पूछ लेता हूँ, ये देखिए, मैं आपसे एमसीक्यूज पूछता हूँ कि ये आई थिंक मैंने इंट्रोडक्शन में आपसे डिस्कस भी किया। आर इज इक्वल टू 4 रिप्रेजेंट, बॉस आप क्या सोच रहे हैं, जोड़ में आ जाए। नीचे अगर ऑप्शंस हो, लाइन, सर्कल, नंबर 3 सी, क्या होगा? पैराबोला, बोले ना, ऑप्शन क्या है इसका? सर्कल। सर्कल। और वो कैसे? क्योंकि
आपने एक्स सर्कल आर की एक्स के वैल्यू, प्लस वाई के। आपको पता है आर की वैल्यू क्या होती है। तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट करता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर विच इज 16। ये एक्चुअली सर्कल ही है विद सेंटर क्या है इसका 0 0 और रेडियस क्या है इसका 4। 4 तो ये देख लीजिए, और थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये क्या होगा, कोई मसला नहीं है, किधर आप पुट करें इसको थीटा को। ये देखिए पाई और एक्स tan इन्फिनिटी tan पाई बाई 2 इन्फिनिटी होता है, तो दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 0। दैट इज द, क्या बात कर रहा है इसको समझ लीजिएगा। लेकिन मैंने आपको जो बेसिक चीज़ बताई है वो उसकी इतनी मुश्किल आती नहीं है, लेकिन देख लें एग्जाम्पल भी। हाँ, ये इज इक्वल टू, जो आर इज इक्वल टू 4 था ना, ये तो मैंने कन्फर्म किया MCQ देखा होगा। आर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट रिप्रेजेंट व्हाट सर्कल। ओके, और ये जो z इज इक्वल टू 3 है, ये 3 डायमेंशन में क्या कहलाएगा? सर प्लेन। शुक्र है, अब भी ऊपर उतार के हैं, और अच्छी बात है कि आपने माइंड में रखा होगा। ठीक है, तो 2 डायमेंशन में तो खैर z हो गई, लेकिन प्लेन होगा 3 डायमेंशन। अच्छा खैर, अब हम आते हैं जी अपने टारगेट के ऊपर, यूनिट वेक्टर्स इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखें r क्या होता है, एक्स आई वाई जे जेड की होता है। एक्स की वैल्यू रख देंगे r cos थीटा, वाई की वैल्यू रख देंगे r sin थीटा, जेड रेडियन। ठीक है, तो इसको बड़ा R कह रहे हैं वो, ठीक है ना बुक वाला। ठीक है, तो देखें जी, आपका पहले मैं थोड़ी वर्किंग बताता हूँ कि वर्किंग कैसे करनी है। एक चार्ट बना रहा हूँ, देखिए हम पहले पढ़ के आए ना आज के E1 कैप क्या होता है, बोलें। पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू पार्शियल आर ओवर पार्शियल u1 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड पार्शियल आर ओवर पार्शियल u1 मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। ठीक मैग्नीट्यूड। है, अब R इसमें क्या होता था, इसमें R होता था एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा होता था, और वो होता क्या था, होता था एक्स आई प्लस वाई जे वाई प्लस प्लस जेड के। बी के। ठीक है ना, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हमारा आर कैपिटल आर बन गया है, छोटा भी कह दे कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, वो इसलिए नहीं लिख रहा, अभी आपको खुद पता चल जाएगा। कैपिटल लिख रहा है, और वो क्यों, क्योंकि एक्स की जगह ले लिया आर ने, वाई की जगह ले लिया थीटा ने, और जेड की जगह अपनी जगह खुद ले रहा है। ये क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल। एक्स की जगह ले लेगा आर, लेकिन सिंपल आर नहीं लेगा, आर कॉस थीटा लेगा ना, आपको पता है ना रिलेशन। आई प्लस वाई की जगह क्या रहेगा, आर कॉस थीटा, और जेड की जगह जेड ही रहेगा। अब एक मजे की बात है, ये भी जुल्म है कि मैं आई जे के लेता हूँ। क्यों, मतलब आप खुद बताएं ना, आई जे के तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की यूनिट वेक्टर्स है ना, हम तो सिलेंड्रिकल में जा रहे हैं। E1 E2 हाँ, अब मैंने E1 E2 E3 लिखना है, और वो पहले फाइंड करें तो लिख सकते हैं ना। E1 किसके इक्वल होगा, कॉमन सेंस बताएं, पार्शियल आर, बोले शाबाश, पार्शियल आर और पार्शियल पार्शियल स्मॉल आर आर एग्जैक्टली स्मॉल आर स्मॉल आर, पार्शियल कैपिटल आर और पार्शियल स्मॉल आर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। तो इसका लें भाई रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव, क्या आएगा, इसके रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव क्या आता है, सर cos थीटा आई cos प्लस sin cos थीटा आई प्लस थीटा sin प्लस cos 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 थीटा जे ही नहीं आएगा, थीटा जे। जे डिवाइडेड बाय इन्हीं का मैग्नीट्यूड। क्या हो रहा है, एक तो नहीं लगा। ओहो, ये गलत नहीं लिख दिया, ये r sin थीटा है ना भाई, कोई बोल भी नहीं सर रहा। इसमें साइन होता है यहाँ पे। मैं खुद कंफ्यूज हो गया, ये क्या होगा sin थीटा, और डिनोमिनेटर में इसी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 नहीं आएगा। 1 आएगा। 1 तो cos थीटा आई प्लस sin थीटा जे, ये आपका E1 है, ये देखिएगा। ये देखें ना, विद रिस्पेक्ट टू आर किया, देन विद रिस्पेक्ट टू क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू थीटा किया, देन विद रिस्पेक्ट टू क्या किया, जेड किया। ठीक है, अभी वो देख रहा है,
ओ माय गॉड, आपको देखें, आप E1 नहीं कहेंगे, अब आप ER कहेंगे। ये आपका ER है, ये क्लियर है। इसी तरह आपका अगला क्या आएगा, ई थीटा E अगला theta, अगला क्या आएगा, E EZ से आएगा, EZ आएगा। E तो ये थी थोड़ी सी ना वर्किंग इसकी, तो मैं आपके माइंड में मैंने इसको ये देख लिया, ये आपका ER है, ये आपका क्या है, E थीटा है, और ये आपका क्या है, EK है। याद रखने की जरूरत नहीं है, फाइंड करना आपको होना चाहिए। क्लियर है। जी सर, जी सर। यस सर, ये देखें, ये थोड़ा सा आपको बहुत मुश्किल बात नहीं है, ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मतलब आई जे के और E1 ER E थीटा EZ में रिलेशनशिप की है, और कैसे है, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से। ये देखें, कॉस थीटा साइन थीटा और ज़ीरो फर्स्ट रो, इसी तरह साइन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा ज़ीरो सेकंड रो, और ये के क्या है, के का मतलब क्या है कि ज़ीरो आई प्लस ज़ीरो जी प्लस ज़ीरो 1। 0 देखें, ये आपको मैट्रिक्स समझ आ गया होगा। लेकिन सिर्फ PPSC के लिए ना पढ़ें, मैं आपको चल इतना ये ना इसमें कर दूंगा कि आप खुद भी इंटरेस्ट लेके नवाज़ शरीफ वो खरीदेंगे और खुद भी पढ़ेंगे। समझ रही बात। तो अब आते हैं जी मेन चीज़ की तरफ, स्केल फैक्टर्स की तरफ। चेक करें कितना ज़बरदस्त कर रहा है। H1 क्या होता है, मैंने बताया था ना, H1 क्या होता है, HR ये जो डी cos नंबर चक्कर के ये होता है ना H1, है इसकी ना। मैग्नीट्यूड अच्छा, इसको मैं H1 भी नहीं कहूँगा, HR को, ठीक है ना। इसका मैग्नीट्यूड, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या आया था, ये 1 आया था ना, तो यस HR सर क्या होगा, 1 होगा। 1 अब इसका ये किसका स्केल फैक्टर है, किस कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का पहला स्केल फैक्टर है। अगला देख लें, अगला आ रहा है, देख लें आराम से, ये देख, ओके जरा तो आगे चलें। जी सर, हो गया। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस दे दूं कि ये हम ऐसे ही नहीं कर रहे कुछ। ये देखिए 53 MCQ नजर आ रहा है। जी सर हमारे स्केल फैक्टर्स क्या हो, ये क्या है, मीट्रिक कोएफिशिएंट्स इन सिलेंड्रिकल, मीट्रिक कोएफिशिएंट्स ये कोई नई टर्म तो नहीं है शायद, कंफ्यूज कर रहा है। सर हमने भी तो उधर ऊपर लिखा नहीं है मैट्रिक्स फॉर्म में। नहीं, मीट्रिक है ना, वो मैट्रिक्स है। ये मीट्रिक कोएफिशिएंट्स इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आर, आई थिंक ये नहीं, एक मुझे लग रहा है मैं इसका नाम गलत है, इसको हम की देखें जरा, स्केल फैक्टर्स कहाँ हुए थे डिफाइन, इनको देखें जी, इनको वो तो नहीं कहते हैं, खैर स्केल फैक्टर्स ही कह रहा था यहाँ पे नीचे, तो स्केल फैक्टर, ये देखें स्केल फैक्टर कह रहे हैं ना। जी सर जी सर। अब ये मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि इसको मीट्रिक कोएफिशिएंट्स भी नहीं कोई कहते होंगे डेफिनेटली, मैं तो यही समझ रहा हूँ इसको, कंफ्यूज कर दिया इन्होंने। एक मिनट जरा दोबारा ऊपर जाते हैं इसको, यहाँ पे था कि यहाँ कहते हैं मैं इसको, ये एक्चुअली प्रोड्यूस कहाँ हुआ है, स्टार्ट में नहीं हुआ, यहाँ हुआ है, देन दिस, where H1 is equal to this, तो ये देखें H1 H2 H3 आर कॉल्ड स्केल फैक्टर्स। तो ये भी मैं भी कंफर्म नहीं कर सकता कि इसको मीट्रिक कोएफिशिएंट्स ही कहते हैं, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। आप भी प्लीज़ फिर थोड़ा सर्च करिएगा, तो बंदा बता सकता है अभी क्लास के अंदर ही कोई हेल्प कर सकता है तो।
कोई नहीं है, ओके। तो ये देखिए जी, अभी हमने इसके वो फाइंड किए थे, ये देखिए ई आर ई थीटा ई जेड फाइंड किया है, फिर उन्होंने स्केल फैक्टर्स फाइंड किए हैं। ये आपने मेन चीज़ याद रखनी है, नहीं तो उधर फाइंड करनी पड़ती है। 1 स्केल फैक्टर्स होते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। उसके बाद ये कहता है शो करें कि ये विद रिस्पेक्ट टू आर 0 होता है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा ये ई थीटा होता है। ये बहुत सिंपल है, अभी आप देख लें, एक नज़र इनकी कैलकुलेशन देख लें। ई आर ये होता है, अभी हमने निकाला है, ई थीटा ये होता है, अभी हमने निकाला है, ई जेड ये होता है। तो जब मैं विद रिस्पेक्ट टू इसका आर डेरिवेटिव लूँगा तो क्या आएगा, इस पहले 0 नहीं आएगा, तो कोई हेलो 0 आएगा ना। जी तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको छोड़ देते हो अगर आप ये मतलब कर लेते हैं। उसके बाद कहते हैं अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो ये ये देखिए सर 0 हो जाए। थीटा डॉट आएगा और ये थीटा आएगा। और थीटा डॉट कैसे, थीटा डॉट स्टैंड्स फॉर डी थीटा बाई डी। तो ये एग्जाम्पल भी आप थ्योरम है ऐसा, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है करने की, लेकिन आप जस्ट देख लीजिएगा, बहुत ईजी कैलकुलेशन है। क्लियर? ये हाँ एक बात, ये नजर आ रहा है क्या लिखा होगा, जी सर आ रहा है नजर। इसका मतलब क्या है, ये क्या लगा हुआ है, इस रूल क्या कहते हैं, चेन रूल। चेन रूल है ना। जब देखें ना मेरी बात यस सुने, सर। देखिए मेरी बात सुने, अगर मैं कहता हूँ कि देखिए अगर ई आर इज इक्वल टू है cos थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, अगर इसके इक्वल है ई है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी तो मैं ले ही नहीं सकता, तो फिर मुझे चेन रूल की तरफ जाना पड़ेगा। पहले मैं क्या लूँगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लूँगा, थीटा यही होता है ना चेन रूल। पहले मैं रिस्पेक्ट टू थीटा लूँगा जो कि इसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसके अंदर थीटा आ रहा है, और मैं थीटा कर लूँगा विद रिस्पेक्ट टू अपने आर सॉरी अपने टी से, इसको वो थीटा डॉट कह रहा है, ठीक है, थीटा डॉट कह रहा है इस चीज़ को। और माशाल्लाह सबको पता है, हम पढ़ते हैं फिजिक्स और ये छोटी मोटी चीज़, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, इसको थ्योरम्स हैं, जस्ट आई रीडिंग करनी है, आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद कहता है ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, वही बात है कि डिफरेंट के साथ 0 आएगा, सेम के साथ 1 आएगा। क्लियर है? वो कर ई आर को ई थीटा से डॉट ले रहा है तो 0 आ रही है, चेक करें। ये देखें ई आर की ई थीटा के साथ दे रहा है और आंसर क्या आ रहा है 0। ई थीटा की ई जेड के साथ आंसर 0, ई आर की ई जेड के साथ आंसर 0, लिहाजा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर है? तो प्रूव दैट फॉर सिलेंड्रिकल सेम की क्या होगी भाई, कॉमन सेंस, यूनिट वेक्टर्स हैं सेम की मान। उसके बाद क्रॉस वो ले रहे हैं, सेम की क्रॉस क्या होगी, 0 होगी। और उसके बाद सेम डिफरेंट मतलब ई आर क्रॉस ई थीटा क्या होगा, ई जेड होगा ना, साइक्लिक ऑर्डर 0 ओ माय गॉड साइक्लिक ऑर्डर यस सर। आई क्रॉस जे आई क्रॉस जे वाला एग्जैक्टली वही है। थ्योरम करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमने स्टेटमेंट पढ़ ली। उसके बाद है जी के कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये ना ये आप छोड़ दें, 6.8 छोड़ दें, जस्ट वो उसका इन्वर्स ले रहा है, क्या ले रहा है, इन्वर्स ले रहा है। और इन्वर्स मतलब पहले आई जे के राइट साइड पे थे, अब लेफ्ट साइड पे, तो ये इन्वर्स इतना मुश्किल है, ये नहीं आने वाला। आपने क्या करना है, आपने याद पता क्या रखना है, अभी तक हमने पढ़े हैं 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड, देन हमने पढ़ा है आर थीटा जेड, और ये किसके इक्वल होता है, आर थीटा जेड, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, वाई और जेड इज थीटा इक्वल जी टू इक्वल्स टू जी। ये बात है। फिर आपने क्या याद रखना है कि स्केल फैक्टर का फार्मूला क्या है। वैसे तो माशाल्लाह आपको पता है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के जेड एक्सिस के मान आते हैं स्केल फैक्टर्स, और अगर सिलेंड्रिकल है तो इसके क्या आते हैं 1 1 r R वन वन r 1, ठीक है ना, इसके मान। वन और पहली बात है इसको लिखते भी हैं 1 2 3, इसको लिखते हैं r थीटा जेड, ठीक है, इसको इस तरह लिखते हैं। और उसके बाद छोटी मोटी आपको कैलकुलेशंस आनी चाहिए। छोटी मोटी कैलकुलेशन का मतलब ये है कि पता भी होना ही h1 क्या बुला है, h1 आपको पता होना चाहिए क्या बुला है,
ये क्या थी? पार्शियल आर डिवाइड Partial आर R over partial जो The magnitude. पार्शियल आर partial का R plus. मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसी तरह सो ठीक है। और अगर आपको निकालना पड़ जाए कैपिटल ई आर, तो उसका फार्मूला पता होना चाहिए, ग्रेडियंट ऑफ आर डिवाइडेड बाय ग्रेडियंट आर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये होता है ना, ये वाली कर्व आती है। हम्म? तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो Yes, आपको sir. पता होनी चाहिए। अभी हम जाते हैं स्फेरिकल पर, लेकिन अब देखिएगा वो ये छोड़ देंगे और हमारे सारे से। अब हम जाते हैं जी एक्सप्रेशन फॉर आर्क लेंथ। ये स्टेटमेंट याद है कि पहले भी कर गए हैं, लेकिन तब कार्टेशियन की कहानी थी। पढ़े तो क्या लिखा हुआ है? मारिया कोई है तो मारिया, मारिया हमारा आंसर पढ़े ना सुमेरा अकबर। एक्सप्रेशन फॉर आर्क लेंथ, जी सर. एरिया एंड वॉल्यूम एलिमेंट्स इन द सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। पहले क्या था? कार्टेशियन पोलर कोऑर्डिनेट्स, सॉरी पहले कार्टेशियन है ना। तो देख लें, U1 R है, U2 थीटा है, U3 Z है, H1 1 है, H2 R है, H3 1 है। आर्क लेंथ के फार्मूला यही नहीं होता, बताया क्या था ना कि फार्मूला थ्रू आउट सेम रहेगा। स्टूडेंट्स ये पढ़ के आए हैं, लेकिन आप देखें, ये देखें आप क्या है, डी आर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा का स्क्वायर प्लस डी जेड का स्क्वायर, डन। आर्क लेंथ क्लियर होती है। इसी तरह अल्टरनेट मैथ को छोड़ें, अब हम एरिया एलिमेंट पे आते हैं। एरिया के ये फार्मूले पढ़ के आए हैं जी, ऐसी बात है। क्लियर? तो हमारे हमारे क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे। क्लियर? वॉल्यूम एलिमेंट ये होता है, ये होता है वॉल्यूम एलिमेंट। H1 H2 H3 की वैल्यू रखेंगे, आता जाएगा। तो आई होप मैं आपका टाइम ज़ाया ना करूँ। जैकोबियन क्या होता है? आर होता है, क्योंकि H1 H2 H3 होता है ना, तो जब तीनों प्रोडक्ट करेंगे तो आर आएगा ना स्टूडेंट्स। क्या ख्याल है? हेलो, जी सर. जी सर. इग्नोर मार दूँ, ये सारा हमें आता है माशाल्लाह से, ये सारा आता है। ग्रेडियंट कैसे, डाइवर्जेंस कैसे है, कर्ल कैसे आएगा, सारा आता है, ठीक है। लैप्लाशियन कैसे आएगा, तो ग्रेडियंट। अब अल्टरनेट, हाँ ये जो आप ये बड़ी बड़ी लिखने आ रही है, लिखा हुआ है अल्टरनेट मेथड, ठीक है। हमने समझना है सिर्फ MCQs टाइप का, लीव इट। ये अल्टरनेट मेथड से आप ग्रेडियंट बता रहा है, ये देखिए लंबी लंबी कैलकुलेशंस हैं। कर्ल बता रहा है, उसके बाद लैप्लाशियन बताएगा, उसकी हमने सारी की हुई है MSc के अंदर, बट आप पेपर देना था ना, सब्जेक्टिव, हम ऑब्जेक्टिव देना, लिहाजा लीव इट। लेकिन लैप्लाशियन के ये दो तरीके थे, एक वो पहले वाला था और एक आप एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। थोड़ा सा याद करते वक्त भी आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं? ये होते हैं x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ओके, Yes sir. थीटा की लिमिट है Yes 0 sir. टू पाई, फाई की लिमिट है 0 से 2 पाई, और आर आपको पता है होता ही पॉजिटिव। क्लियर? तो इसको पहली बात है याद कैसे करेंगे? मुझे कोई सजेशन दे कि मैं इस एक्स और वाई को मुझे अक्सर भूल जाए, तो मैं कैसे याद रख सकता हूँ इसको? अगर मैं साइन थीटा को भूल जाऊँ थोड़ी देर के लिए, तो एक्स इज इक्वल टू आर कॉस फाई, वाई इज इक्वल टू आर साइन फाई, ये तो कोई सिलेंड्रिकल नहीं बन जाते। जी. जी सर. देन आप इसको आ साइन जाएगा. थीटा फाई की जगह थीटा आ जाएगा. हाँ ठीक है, तो बस इसको आप याद कर लें। अब हम डायरेक्ट बताता हूँ। अब अगला क्वेश्चन आप बताएं, क्या मैं आगे में क्या बताऊँगा, आप क्या पता होना चाहिए आपको? स्केल फैक्टर. स्केल फैक्टर्स Yes sir. डायरेक्ट हम जाते हैं स्केल फैक्टर्स को, ठीक है। अच्छा एग्जांपल देखें, एक एग्जांपल लाजमी कर लिया करें, जो वो कोऑर्डिनेट डिफाइन करने के फ़ौरन बाद बताता है ना। अच्छा एक बच्चों बना देता हूँ, ये ना ये इनकी ये सरफेस भी याद करना है। ये आपको पता है सफ़ीर होता है, सबको पता है माशाल्लाह से सफ़ीर होता है ना। अगर मैं इसमें जेड उड़ा दूँ तो क्या बन जाएगा? हेलो, सर्कल. सर्कल आ जाएगा। फिर ये कौन की इक्वेशन है? ये खुदा ना खास्ता ये पेपर में आ जाए कि जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या होता है? आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कौन होता है। आप देखिए जी, ये देखें जेड इज इक्वल टू सम कांस्टेंट,
ये तो इंशाल्लाह आप कभी भी नहीं मिलेगा, प्लेन होता है, ठीक है ना। अब अंडरस्टूड सी बात है कि हम 3 डायमेंशन में काम कर रहे हैं, ये ना हो कि आप सोचें सर उसने बताया ही नहीं 3 डायमेंशन में आर क्यूब में स्पेस में बात होगी ना। तो किसी भी कोई भी वेरिएबल्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट वो हमेशा प्लेन होता है। और ये देखिए ज़रा दी पैराबोलॉइड, देखिए ये पैराबोलॉइड है, कौन और पैराबोलॉइड में क्या फ़र्क है, दोनों एक जैसे ही नहीं है, सिर्फ 3 बार मिसिंग है, ऐसे ही है ना। जी सर। जी और जी का स्क्वायर और स्क्वायर भी है ना, सिर्फ 3 मिस नहीं है बल्कि स्क्वायर है, 3 हो ना हो डजंट मैटर, एक में स्क्वायर है एक में नहीं है, ये मेन चीज़ थी। पैराबोलॉइड है वो कौन है, ये स्फीयर है, ये प्लेन है, और ये आपको पता है क्या होता है। अच्छा हाँ, ये y इज इक्वल टू एक्स, हाँ ये क्या हो गया, मैंने आप सबको माशाल्लाह से बताया हुआ है कि ये किसी इक्वेशन होती है, नहीं नहीं कर रहा काम ना, ये मैंने सबको बताया हुआ है कि ये क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, ये क्या होता है, प्लेन होता है ना। तो अगर मैं इसमें से अब y इज इक्वल टू एक्स था, तो ये 2 डायमेंशन के अंदर क्या चीज़ है, लाइन है भाई, आर स्क्वायर के अंदर ये क्या चीज़ है, लाइन है ना, बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड फोर्थ बॉर्डर। लाइन है लेकिन आर क्यूब के अंदर ना, आर क्यूब के अंदर इसकी शक्ल ही बदल जाती है और ये बन जाता है प्लेन। कैसे, आप सबको पता ही है, अगर मैं इसको अरेंज कर दूँ x माइनस वाई प्लस 0z प्लस 0 तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना ऐसे, इस शेप का बन गया ना, तो ये प्लेन है, ठीक है। खैर ये सारी एग्जांपल आप छोड़ें, इसको बस समझा दिए। उसके बाद ये देखिए जी, x इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई साइन थीटा साइन फाई, सॉरी साइन, दोबारा से वही कोऑर्डिनेट हाँ तो अब ये ना, हाँ अब r की वैल्यू चेंज होगी, आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ओके। और थीटा का देखिए फार्मूला ही चेंज हो गया, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है थीटा का, जी सर। तो tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। और मैंने आपसे क्या कहा था, एक स्टूडेंट ने बोला था, एक स्टूडेंट ने बोला था सर थीटा की जगह थीटा की जगह फाई रहेगी, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक, फाई जो है ना वो थीटा का रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो शाबाश, मुझे एक बार समरी लिखवा सकते हैं, हम 3-4 मिनट लेते हैं तो समरी एंड करते हैं अभी। तो अब वो जाएगा जी उसके स्केल फैक्टर्स की तरफ, वही बात है पार्शियल आर, अब उसमें स्मॉल आर ये क्या है, बेशक इसको आप कैपिटल आर कह दें, ठीक है। तो डेरिवेटिव लेगा और ई आर निकालेगा, ई आर उसमें बड़ा सा आया, ई थीटा उसमें बड़ा सा आया, ई फाई उसमें बड़ा सा आया, उसने मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन लिखी है, उसने स्केल फैक्टर्स, ये आपको पता होना चाहिए। स्केल फैक्टर्स का होता है जी, पहला 1, दूसरा आर, और तीसरा बताएं क्या होगा, कॉमन सेंस बताएं जरा। थीटा नहीं, खैर है यहाँ पे कॉमन, फाई फाई नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, फाई कॉमन सेंस यहाँ लगती ही नहीं है, काफ़ी बड़ा होता है, ये होता है आर साइन थीटा होता है, ठीक है। ये आपको समरी याद रहेगी जी इंशाल्लाह, ये कि पहला स्केल फैक्टर 1, दूसरा आर, यस सर यहाँ तक तो बात सिलेंड्रिकल वाली थी, उससे आगे क्या था 1 था, लेकिन आर साइन थीटा, इसका क्लियर है। तो स्टूडेंट जी बड़ी सर सिंपल सी बात है, ये देखें थ्योरम उसने बनाया हुआ है ना कि 1 मिनट का भी थ्योरम नहीं, इंशाल्लाह ये आएगा नहीं, अगर आ भी जाए तो आप थोड़ा सा वे कर लीजिए, ठीक है। देखिए ना ऐसे एमसीक्यूज बनाए में छोड़ता ना जो कैलकुलेशन वाले होते हैं, तो लीव इट लीव इट लीव इट। अब हम जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं बताएं जरा, अब हम क्या करने जा रहे हैं, वही बात कर रहे हैं, इसकी आर ये प्लेन देखें, हाँ चलें उससे पहले ये देखें, सेम की डॉट 1 क्रॉस 0 साइक्लिक ऑर्डर बी होता है। अच्छा इसमें पहले को आर कहेगा, दूसरे को थीटा कहेगा, तीसरे को फाई कहेगा, ई आर ई थीटा ई फाई, क्लियर। ऑर्डर आपने याद रखना, ये नहीं कहना ई आर ई फाई ई थीटा। तो ये देखें सारा उसने कैलकुलेशन की है, और हम आर्क लेंथ के उस पर जाते हैं कंपोनेंट्स के ऊपर। तो क्या है, हाँ ये है आर्क लेंथ का ये ओरिजिनल फार्मूला आपको पता है सबको माशाल्लाह से। और अब सिंपल है, जब स्केल फैक्टर्स आपके हाथ में आ गए हैं ना, तो कोई चीज़ भी आपकी पहुंच से दूर नहीं है। जैकोबियन आपने याद रखना है, इसका जैकोबियन क्या होता है, आर स्क्वायर साइन थीटा, क्लियर।
और मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आपने मुझे बताना है कि स्केल फैक्टर का दूसरा नाम कहीं वो तो नहीं है जो उसने दिया हो, मीट्रिक कोएफिशिएंट्स। नहीं तो मैंने तो निकाल लेना, लेकिन आपने बताना है, आपको भी हेल्प होता है। ये जी आप इसको छोड़ दें, उसके बाद कर्ल पे जा रहा है। हाँ, बड़े बड़े फॉर्मूले अपने याद रखने हैं, ताकि पेपर में आपको निकालने पड़ जाए तो वो बुरे बात का कोई पता नहीं है। 13,000 तो मेल कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, 30,000, और पिछले साल था 2017 में था 7,000 लोग थे। तो अभी पीपीएससी को चाहिए कि अच्छा खासा मुश्किल टेस्ट बनाए, नहीं तो अदरवाइज क्या कंपटीशन होगा। उम्मीद रखें कि अच्छा टेस्ट आए, और डिफ़िकल्ट आएगा तभी आपको कोई चांस बनेगा। जो मेहनती लोग हैं, आसान आएगा तो वो सारे कर लेंगे। तो ये हमारा चैप्टर एंड होता है, हमने स्टार्ट दोबारा जाके थोड़ी सी थ्योरी करनी है। ये वही बातें कर रहा है, परेशान नहीं होना कि हमने किया है। उसके बाद है जी छोड़ दें सारा, अल्लाह मालिक, बस इतना कर लिए। मैं भी आपके साथ हूँ, मैंने भी छोड़ दिया सारा, ठीक है। चैप्टर हमारा एंड हो गया। स्टार्ट में वापस जाने से पहले समरी बनाते हैं। समरी ये थी कि एक्स वाई जेड चूँकि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लिहाजा इनके स्केल फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 1 वन वन 1, ठीक है। चलिए मुझे जेकोबियन का फार्मूला बता दें। जेकोबियन का फार्मूला क्या होता है, H1 क्रॉस H2 क्रॉस H3, 1 ही आएगा ना इसका जेकोबियन, ठीक है। उसके बाद जो जो मुझे याद है, चलिए जो मुझे याद रहेंगे मैं वो बताऊँगा, जो आपको याद रहेंगे वो आप बताएँ। मुझे एक जेकोबियन का याद है, और एक उसका लेंथ, आर्क लेंथ वाले का याद है। वो क्या था, डी एस का स्क्वायर क्या था जी, शाबाश में H1 का स्क्वायर डी पहला U1 कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस H2 का स्क्वायर डी सेकंड को उसका स्क्वायर, तो डी वाई का स्क्वायर प्लस H3 का स्क्वायर और डी जेड का स्क्वायर, ठीक है। अब जब 1 1 1 1 पुट करेंगे तो डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कहाँ से आता है, शाबाश, एरिया एलिमेंट। तो एरिया डेफिनेटली स्पेस के अंदर 3 होते हैं। आपके सामने देखें जो रूम बना हुआ है वो भी 3 दीवारों से नहीं हुआ, वैसे 6 होंगे, वैसे ना 6 होंगे, लेकिन देखा जाए तो 2 एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। DA1 होगा, DA2 होगा, DA3 होगा। तो अगर A1 कर रहे हैं तो H2 H3 आते हैं, और DU1 और DU2 आते हैं। हमारा U1 X है, U2 Y है, तो ये DX DY ही आएगा। क्लियर है बात, एरिया एलिमेंट की बात हो रही है, स्टूडेंट्स क्लियर है। तो यस सर। DA2 अब जो मर्जी लिख दें, DYZ लिख दें, और DA3 क्या लिख दें, DX DZ लिख दें। माशाल्लाह से जल्दी से बोलें। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है H1 क्रॉस H2 क्रॉस H3 H3 DU1 DU2 DU3। अब हमारा U1 U2 U3 XYZ है, और H1 H2 H3 क्या है, आपका ट्रिपल 1 है। तो आपका सिंपली इसका आंसर क्या है, DX DY DZ। क्लियर होगी बात। ये यस सर। 4 तो थी मुझे याद, आप कोई और बताएं जो पूछा जा सके, शाबाश। जेकोबियन हमने कर लिया, और सारा, और कार्ल ग्रेडियंट तो खैर बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर मैं ग्रेडियंट लिखना चाहूँ, शाबाश बताएं क्या हो सकता है। ग्रेडियंट का क्या होता है जी, 1/H1 पार्शियल और पार्शियल U1 इंटू E1 कैप प्लस 1/H2 पार्शियल और पार्शियल U2 E2 कैप प्लस पार्ट 1/H3। ये मैंने सच बता रहा हूँ, मैं देख लिया, ठीक है। और ये मैंने अभी बढ़ा के आपको याद हो गया जितना। E3 कैप, चूँकि हम उसमें हैं I X Y Z एक्सिस में, तो दिस इज और I, दिस इज और J, दिस इज और K, दिस इज और X, दिस इज और Y, दिस इज और Z, दिस इज और 1, दिस इक्वल्स टू 1, दिस इक्वल्स टू 1। क्लियर। यस सर। उसके बाद मुझे कर्ल का भी वो पिक्चर मेरे माइंड में भी आ गई। कर्ल माशाल्लाह से बताएं क्या होता है, कर्ल ऑफ ए क्या होगा, मुझे याद आ गया, 1 1/H1 over H2 H1 H2 H1 H H2 तो मैंने क्या H3 कहा था कि फर्स्ट और सेकंड रो, फर्स्ट और थर्ड रो सेम है, ये मैंने बात बोली H1 थी। H2 और इसमें हम लेते हैं E1 E2 E2 E3, E3 और इसमें कंपोनेंट्स A1 A2 A1 A2 A2 A3 A3, और इसमें क्या होता है, पार्शियल और पार्शियल U1 पार्शियल और U1 पार्शियल partial U2 over पार्शियल partial और पार्शियल U2 U3। तो आप इमेजिन कर लें कि ये भी 1 हो, ये I हो, ये 2
ये 1 हो, ये J हो, ये 1 हो, ये K हो, ये 1 1 1, तो सिंपल बन जाता है, ये भी 1 आ जाता है। क्लियर होगी बात? तो मेरे नज़र में हमने कर्ल भी पढ़ लिया, ग्रेडियंट भी पढ़ लिया। चलिए अब लगे आपको डाइवर्जेंस बता रहे, वो मेरे माइंड से टोटली निकल चुका है। क्या होता है डाइवर्जेंस, किसी को पता है? भी पढ़ के क्या होता है? स्केल फैक्टर की फॉर्म। एनीवन प्लीज? हाँ, एच एक मिनट, ये तो नहीं होता H1 और H2 H3, पार्शियल A1 और पार्शियल प्लस H2 और H3 H1 पार्शियल। कोई बंदा बता दे, कोई लिख रहा था तो ये लिख के याद किया करें, ऐसे ही होते हैं। मैंने तो क्या ख्याल है? सर ये था 1/H1 H2 H3 कॉमन आ जाता है, फिर अंदर आता है पार्शियल ओवर पार्शियल U1। ये कैसे हो सकता है? सर यही था। एक मिनट देख लेते हैं, फिर H2 H3 A1 सा देख था। लेते हैं, देख लेते हैं। तो इधर भी होगा, नीचे भी होगा ना? ये जी एक्सप्रेशन फॉर डाइवर्जेंस बड़े वाले मैथड से आ रहा है। हमारा मैथड कौन गया? कोई बंदा बता दे प्लीज, एक्सप्रेशन फॉर ग्रेडियंट। हाँ ये है जी डाइवर्जेंस। हाँ सही कह रही थी आप। ये नज़र आ रहा है सबको? बिल्कुल सही कह रही थी। जी सर। और A1 के साथ दूसरे मल्टीप्लाई होते हैं H2 H3। ठीक है, एक बार मैं लिख लेता हूँ ताकि मुझे भी याद हो जाए। ठीक है, तो ग्रेडियंट क्या होगा जी? डाइवर्जेंस क्या होगा? 1/H1 H2 H3 पार्शियल ओवर पार्शियल U1। अस्सलामुअलैकुम तला, मैं क्लास दे रहा हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मैं क्लास दे रहा हूँ, मुझे पता है, मैं आता हूँ क्लास में। आ जाऊँगा ना 9 बजे, अभी 8:40 हुए, क्लास 9 बजे खत्म होती है, मैं आता हूँ। ठीक है, ओके ओके ओके। अच्छा सॉरी स्टूडेंट्स। अच्छा ये प्लीज़ बताएं ज़रा क्या होगा? H2 H3 A1 प्लस पार्शियल पार्शियल U2 H3 H1 A2 प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल U3 H1 H2 A3। ज़बरदस्त। ये हमारा इसमें बाइंड अप करते हैं जिसको। ठीक है, ये हमारा एक तो जनरल हो गया। अब मैं जल्दी से जाता हूँ सिलेंडरिकल के ऊपर। ठीक है, अब हम सारा कैलकुलेटर बार बार लिखेंगे। एक्स इक्वल टू क्या होता है भाई, शाबाश बोलें? आर कॉस थीटा। वाई इज इक्वल टू क्या होता है? और साइन थीटा। जेड इज इक्वल टू क्या होता है? जेड। जितना एक याद है मुझे बोल दें। 0 लेस और इक्वल टू थीटा लेस देन 2 पाई, ये होता है ना? r greater than 0। 0 होता है और क्या होता है? कुछ नहीं होता। जेड, हाँ जेड ये होता है माइनस इन्फिनिटी से। पहली बात। उसके बाद बताएं जी कि आर क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। थीटा क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ वाई इनवर्स y ओवर x। और जेड इज इक्वल टू जेड ही होता है। ठीक है जी, उसके बाद जल्दी से बोलें स्केल फैक्टर। एच आर क्या होता है? 1। एक्स 1 थीटा क्या होता है? r1। एक्स जी क्या होता है? 1। क्लियर होगी बात? 1। तो बड़ी बड़ी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बड़ी बड़ी चीज़ों का मतलब यही है। जैकोबियन, जैकोबियन को आम चीज़ नहीं है, जैकोबियन को पता होनी चाहिए क्या होता है। इन तीनों की प्रोडक्ट क्या आएगी? आर आएगी। ठीक है, H1 H2 H3 होता है ना जैकोबियन, H1 जी H2। सर। अब मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, आप बाकी अब सिंपल समझ सकते हैं। ठीक है, ये मेन आपका चार्ट आपको पता होना चाहिए। क्लियर है बात? तो अब हम जाते हैं सिमेट्रिकल के ऊपर। अब ये सारी भाई आप सबको समझ तो आ रहा है ना? ये जो ऊपर ये जो हमने सारी कहानियाँ ये नहीं लिखी, इसके अंदर आप दोबारा ये नीचे वाला डाटा पुट कर दें तो वो सिलेंड्रिकल के आते जाएंगे डाटा। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी आपको। उसके बाद है स्फेरिकल। शाबाश, सबसे पहले मुझे लिखवाएं सुमेरा अकबर अगर हैं तो। नहीं है,
मारिया हैं वो लिखवा दें। सर साइन फाई कॉस थीटा इधर पहले आर भी ना लिखो, साइन आर साइन फाई साइन फाई। आई थिंक ये गलत नहीं बोल रही कॉस हैं थीटा आप। साइन साइन थीटा थीटा कॉस फाई होता है सर। साइन थीटा था कॉस फाई इट्स ओके, ये वैसे मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा फ्रेश हो गया। साइन थीटा साइन फाई का शायद। सर cos phi ओह माय गॉड, ये मेरा कॉस भी गलत फाई होगा, मेरा भी गलत होगा कंफर्म पेपर के अंदर। साइन थीटा कॉस फाई और वाई के अंदर दोनों साइन साइन थीटा साइन फाई और इसका आना क्या होगा, आर sir cos theta r cos theta कॉस थीटा। अच्छा सॉरी थीटा, थीटा पक्की बात है थीटा आता है। चलो ठीक है, जी सर थीटा ही आता है। बस ये मेरा मेरा तो खैर मुझे भूल गया, अब आप देख लें। इसमें आर क्या होता है जी, बताएं शाबाश। एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दैट्स ये थीटा इसमें क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ टेन tan inverse of एक्स रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर प्लस plus वाई of स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। square और z क्या होता है इसमें, tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। ओ सॉरी z नहीं, फाई y ओवर x। क्लियर स्टूडेंट? यस सर और मुझे रेंज भूल गई, अगर किसी को है तो बता दें। रेंज क्या होती है, आई थिंक फाई Sir, फाई एक की होती है, 2 पाई ये होती है शायद पाई। नहीं जीरो से पाई थी अच्छा दे सोच लें। थीटा 0 से पाई है और फाई जो है वो 0 से मैंने क्या कहा था, पाई मैंने कहा था ना कि फाई थीटा का रोल प्ले कर रहा है। क्या ख्याल है? चलिए इसे मैंने सही ये ना मैंने तुक्का मारा, मैं चेक करता हूँ क्या ये यही है, देखते हैं। सर यही है बस ठीक है, ये किसी एक ने कह दिया, गवाही डाल की है। थीटा जो है ना वो होगा जी 0 से ये होगा, और आपको पता है आर क्या होता है, ग्रेटर देन ठीक है। अब जल्दी से मुझे स्केल फैक्टर्स बताएं इसके लिए। आपके स्केल फैक्टर्स क्या 1 होते हैं? आर साइन एच थीटा आर एच थीटा एच फाइव। फाई ये 1 होता है, ये आर होता है, ये आर साइन थीटा होता आर साइन और sin आर theta आर है। जैकोबियन क्या होगा, आर स्क्वायर आर स्क्वायर साइन आर थीटा। के साइन थीटा ठीक है जी। अब हम दोबारा एक एमसीक्यू, प्लीज माइक ऑफ करें। एक 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 एमसीक्यूज पे आते हैं, हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या पूछ रहा है। देखिए ना, एक तो ये था ना 53 वाला, ये आप थोड़ा सा इस पे रिसर्च करें और मुझे कल आप बताएं कि मीटर कोएफिशिएंट में से मुझे भी मुझे लग रहा है कि ये टेंसर से है, और मुझे मीटर कोएफिशिएंट हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन आप भी इसको देखें, प्लीज माइक ऑफ करें। अच्छा चलें ये देखते हैं। The 52 the coordinate surfaces for the cylindrical coordinate x equal to r cos theta y is equal to r sin y। r is equal to c, theta is equal to c। ये बड़ी लंबी कहानी है, मैं चाह रहा था इससे बचे रहे हम, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा इसको। तो सिलेंड्रिकल की बात हो रही है, तो सिलेंड्रिकल पे जाते हैं। ये देखें कि जहाँ पे डेफिनेशन है ना, वहाँ आपने मेरे साथ सोचना है कि क्या कांस्टेंट हो तो क्या बनेगा, क्या कांस्टेंट हो तो क्या बनेगा, क्या कांस्टेंट हो तो क्या बनेगा, ठीक है। तो ये नज़र आ रहा है सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। यस सर सबसे पहली जी बात सर तो ये है ना कि आप क्या करें, आप इस पिक्चर को देखें जो आपके सामने बनी हुई है 6.9, ठीक है। तो देख लें आप जहाँ बैठे हुए हैं, मैं तो एग्जैक्ट जगह बैठा हूँ कि आप अपने लेफ़्ट वाले हैंड का जो कहीं कॉर्नर नीचे आ रहा है ना, आप उसकी तरफ देखें गौर से। उसके लेफ़्ट वाले को आप एक्स एक्सिस कह दें, आपके सामने जो लाइन है उसको वाई एक्सिस कहें, और जो आपके साथ वो है वो जेड एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। फिर आप उसी कॉर्नर से अपने चेयर की तरफ एक लाइन खींच लें, और उस लाइन का एंगल एक्स एक्सिस का थीटा कंसिडर करें, और अपने से खुद से लेकर उस कॉर्नर तक के डिस्टेंस को आर कंसिडर करें, और जो पोजीशन वेक्टर है आर है, बेसिकली ये जो है ये आर है ना, ये बेसिकली ये आर वेक्टर है, और ये आर मैग्नीट्यूड है, उसकी लेंथ। क्लियर है बात? तो ये आर पोजीशन वेक्टर है ना, पी एक्स वाई जेड का, बेसिकली आर एक्स वाई एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की है ना। तो जहाँ बैठे हुए हैं ना, उससे लेकर
आप अपने वो जहाँ पे वो पोजीशन वेक्टर है उस पूरे उसको क्या कहते हैं, जेड कहते हैं। और एक्चुअली में जेड ही बनता है, जेड हाइट बनती है ना ये वाली। क्या ख्याल है? मैंने तो बड़ी कोशिश की है आपको प्रैक्टिकल में लेके चला जाऊँ, खुद सोचें, ये पिक्चर आपको माइंड बनता है इसमें। किसको क्लियर हुई है? मैं उससे दोबारा ही कहानी सुनना चाहता हूँ जो मैंने सुनाई। हम्म? या तो सबको क्लियर ही नहीं हुई या सबको क्लियर हुई है लेकिन बोलना नहीं चाह रहे, ऐसे ही है। सर नहीं यूज। अल्लाह खैर। मैं कह रहा हूँ कि आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस समझ आ गया कि ये किस तरह आपके जो आपका रूम है ना इस टाइम, मैं कह रहा हूँ किसी भी एक बॉटम कॉर्नर को गौर से देखें, लेफ्ट साइड पर है। अगर आपके सामने दो डेफिनेटली होंगे, पीछे वाले को सब नहीं देख सकते हैं ना, नीचे जो आपके हैं ना सामने जो भी दो कॉर्नर्स है रूम के, एक लेफ्ट एक राइट है, आप लेफ्ट वाले पे नज़र रोक लें। कर दिए, ये काम कर लिए। यस सर। हाँ ठीक है। अब उससे कितनी वो निकल रही है लाइन, 3 लाइन निकल रही होंगी, एक ऊपर एक लेफ्ट एक राइट, ऐसा ही है बात। यस सर। लेफ्ट वाले को एक्स को, राइट वाले को वाई और टॉप वाले को जेड गया। ये चीज़ यहाँ तक पहुँच चुकी हैं। यस सर। अब जहाँ बैठी है ना उस उधर से लेकर उस कॉर्नर तक को जोड़ दें आर से। ये जो आर वो क्या है ना, ये वाला, ये बेस वाला आर। क्लियर है? एक लाइन बनेगी ना, इमेजिन करो लाइन बनेगी ना, यस सर। तो उस लाइन का थीटा एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनेगा ना, कुछ एंगल बनेगा ना। जी। क्लियर है? अब जहाँ बंदा बैठा हुआ है उसी अपने ही सर के ऊपर देखेंगे तो वो बेसिकली आपकी हाइट है। अगर मतलब पॉइंट पी पॉइंट इधर है तो ये जेड हो, ये सारा जेड हो। अगर मेरा अगर माउस नज़र आ रहा है ना तो ये सारा जेड है। मैं आपको 3 चीज़ें क्लियर करवाना चाह रहा था, आर थीटा और जेड। आर और थीटा तो आपको समझ आ गई है, और जेड भी यही है कि जहाँ ज़मीन पे बैठी हुई है वो थोड़ा सा ऊपर वाली हाइट जो है वो आपकी सारी जेड है। ठीक है, तो इतना बहुत है। तो अब हम आते हैं जी कुछ केसेस के ऊपर। ये पहला पढ़ो और मुझे समझाओ यार ये क्या बात सच है, अगर है तो कैसे है। ये सारी पहला पॉइंट पढ़ें। If r is held constant while theta and z vary, then the equation r is equal to constant represent a right circular cylinder of radius c1 and axis along z axis or z axis if c is equal to 1 as shown in the figure। देखिए मेरी बात सुने भाई, कि पहले मैं आपको थोड़ा सा वाइट बोर्ड पे करवाता हूँ इस चीज़ को। मैं थोड़ा सा आपको वाइट बोर्ड पे आइडिया देता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए ये है ना एक्स वाई जेड, क्लियर है? ये अब मैं बैठा हूँ, ठीक है, मुझे यू थीटा एंगल बांधना है ये वाला, और ये आर है। अब आर इज इक्वल टू सी पुट कर दें। आर इज इक्वल टू सी का मतलब ये है कि जितना जहाँ बैठी हुई यहाँ से हिलना नहीं है, थीटा को वेरी करवाओ तो आपकी चेयर यूं नहीं होती जाएगी। क्या ख्याल है भाई? अगर आर कांस्टेंट, उसी रेडियस इतनी लेंथ पे आप अपने उस कॉर्नर से इतनी क्या मैं कह सकता हूँ, इतनी लेंथ दूर रहें और मूव करना शुरू, मतलब आर को वेरिएबल कर दें, मीन्स थीटा बढ़ता जाएगा। जब थीटा बढ़ेगा तो आपकी ये सर्कल भी बन जाएगा। आपका क्या ख्याल है? क्लियर? शुक्र है। अब एक और चीज़ देखिए, अब एक तो सर्कल बनेगा, और एक मैंने कहा था जहाँ बैठी हुई है वहाँ पे एक आपकी सर, मतलब देखिए ना भाई आप, हाँ आप बेसिकली आपकी ये हाइट है ना, ये वाली हाइट है, तो जब ये मूव करेगी तो ये एक सिलेंडर नहीं बनेगा भाई? क्या ख्याल है? आप कोई एक दाना तो नहीं पड़ा हुआ है यार, मैं क्या कह सकता हूँ, बीड तो नहीं है। जब बीड मूव करेगा तो एक रिंग सी बनेगी, रिंग नहीं बनेगा पूरा, बेसिकली एक सिलेंडर बनेगा, एक सिलेंडर की शेप आ रही होगी। क्या ख्याल है? मतलब ये मैं बैठा हूँ, ये मैंने मतलब ये बैठा हूँ और ये मेरा सार है। जब ये पूरा मेरा बॉडी मूव करेगी, अगर मुझे कोई बंदा आसमान से देख रहा है तो उसको ऊपर वाला सर्कल नज़र आएगा ये वाला, और जब कोई मुझे बंदा सही दूर से देख रहा है उसको ये पूरा एक सिलेंडर नज़र आएगा कि एक सिलेंडर की तरह मैंने मूव किया। क्लियर बात? हेलो सर। ये चीज़ क्लियर होगी है?
जी सर। तो आपने पहली बात याद रखनी है, अगर आर कांस्टेंट हो तो पिक्चर क्या बनती है, सिलेंडर बनता है। नेक्स्ट पे आते हैं, इफ थीटा इज हेल्ड कांस्टेंट, खुद कॉमन सेंस यूज करें। ये पिक्चर बनी हुई है भाई, ये बनी हुई है। आर को अगर C1 कह दे तो सिलेंडर के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाते हैं, सिलेंडर सिलेंडर बनाते हैं। अब अगर मैं थीटा को कांस्टेंट कर देता हूँ, आर को वेरी करता हूँ, तो क्या ख्याल है, ये थीटा फिक्स रहेगा इधर, थीटा इज इक्वल टू C2, मतलब एंगल फिक्स है, रेडियस इंक्रीज कर रहे हो, तो क्या ख्याल है यू नहीं होता जाएगा? तो मैं इसको किस तरह करूँगा? केस 2 है, ये देखो, ये आप बैठे हुए हैं ना, एंगल यही रखना है, बढ़ाना नहीं है, मतलब आप इधर आगे मूव नहीं करना, एंगल ये थीटा ही रहेगा, जेड या आर इंक्रीज करते जाए, करते जाए करते जाए करते जाए करते जाए करते जाए, और जेड भी इंक्रीज हो रहा है। ये क्या बन जाएगा आपके साथ, ये प्लेन नहीं बन जाएगा कोई, ये देखिए प्लेन बन जाएगा ना। और नेक्स्ट थर्ड लाइन है, अगर जेड कांस्टेंट हो जाए, जब जेड कांस्टेंट हो जाएगा ना बच्चों, तो ये क्या बनेगा, ये भी प्लेन बनेगा, ठीक है। अच्छा वो कह रहे हैं कि सेकंड में कह रहा है हाफ प्लेन, थर्ड में कह रहा है represent a plane perpendicular to z axis, और सेकंड में क्या कह रहा है, then the equation represent a half plane, ये हाफ प्लेन बनेगा। और ये क्या बनेगा, ऐसा प्लेन जो z एक्सिस को कट कर रहा होगा। अब दोबारा एमसीक्यूज पे आते हैं, और थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि कितनी the coordinate surface for cylindrical coordinates, the coordinate surfaces for the cylindrical coordinates are given by, ये सब पिक नहीं हो रही बात। ओ माय गॉड, ये है बच्चों, वो पहला केस था, ये सारा पहला केस है। अगर मैं किसी एक चीज़ को कांस्टेंट करता हूँ तो पिक्चर आपको समझ आ गई होंगी, जो थोड़े से भी 3 डायमेंशन को अपने देखिए, 3 डायमेंशन समझने के बड़े तरीके होते हैं। एक तरीका यही है जो मैंने आपको बताया कि आप जितना इमेजिन कर सकते हैं करें। पहला ये था कि आप किसी एक आर को कांस्टेंट किया, थीटा को कांस्टेंट किया, जेड को कांस्टेंट किया। अब दोबारा देखो जरा, अब कहते हैं जी कि अगर मैं दो चीज़ों को एट द सेम टाइम कांस्टेंट करता हूँ, तो पहला पॉइंट ये है, अगर मैं थीटा और जेड को कांस्टेंट करूँ और आर को बढ़ाता जाऊँ, तो रटा मार सकते हो तो मार लो। इज अ स्ट्रेट, कहता है इफ थीटा एंड जेड आर फिक्स्ड व्हाइल आर वेरीज देन द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ये आपने बात याद रखनी है, स्ट्रेट लाइन बनती है अगर थीटा और जेड को कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। तो अगला पॉइंट क्या है, अगर मैं आर और जेड को कॉन्सेंट्रेट करता हूँ तो ये सर्कल बनता है। आर और जेड को मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूँ तो ये सर्कल बनता है। और फिर ये क्या था जी कि अगर मैं आर और थीटा को कॉन्सेंट्रेट करता हूँ तो ये क्या बनता है जी कि द स्ट्रेट लाइन कॉल्ड द जेड कोऑर्डिनेट कर्व। अब मुझे प्लीज़ कुछ तो कोऑपरेट कर दो सारे, तो शाबाश, आप मुझे इस एमसीक्यूज़ का मतलब बताओ। इनमें से कौन सी ऑप्शन में टिक करूँ तो ठीक होगी? ये आपने सोचना है, फिर मुझे बताना है। क्लियर है? जी सर। 15 में भी तो नहीं आया हुआ था, किसी को याद है? 15 में भी तो नहीं आया वो कर्वीलिनियर से। अगर आया हुआ तो प्लीज बता दें, मैं देख भी रहा हूँ। कल इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ेंगे। आप क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल ही पढ़े ना? जी ठीक है। मेरे दिल है जब टेस्ट की डेट, मतलब टेस्ट डेट क्या, खैर हम 10 दिन बाद टोपोलॉजी शुरू करेंगे तकरीबन, और 10 दिन के अंदर हम 2-3 सब्जेक्ट और पढ़ लेते हैं। टोपोलॉजी चूँकि मुश्किल है तो मैं चाहता हूँ एंड पे पढ़ें ताकि याद तो रहे ना सारों। मेरी ये स्ट्रेटजी है, ये नहीं कि हम उससे भाग रहे हैं। समझ आई बात? जी कर्वीलिनियर से कोई एमसीक्यू मुझे नज़र नहीं आ रहा वैसे 15 के अंदर, कैसे हो सकता है?
अब ये जो सस्ती सस्ती चीज़ें नहीं है, डायमेंशन और ये वो, ये मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है इस पर सही वो मिस ऐप करेगा पेपर वाला, या तो एक बार हिला के रख देगा सारों को, या तो नहायत ये सामान होगा। मुझे नहीं नज़र आए, और अब मेरी बात सारे कान खोल के सुनो कि आसिम साहब ने आज आपसे जो कहा था, और मेरी आपने वॉइस भी सुनी होगी जो मैंने एफएससी के बारे में कहा है। देखें, अब आप माशाल्लाह ना कई एफएससी को टीच भी कर रहे हैं, तो मैंने एक बुक में से, एक हमारी बुक्स होती है किप्स की और सेंटा भी, बड़ी बड़ी अकेडमीज जो हैं मेरे पास सारी पढ़ी हुई हैं, तो एक बुक में से मैंने 6 चैप्टर के ना एमसीक्यूज आपको 73 सेंड किए हैं, ठीक है। 1 घंटा भी नहीं लगता, हम एफएससी वालों को करवाते थे वो 1-1.5 घंटे के अंदर हमें सारे पेपर, जो लास्ट राउंड का टेस्ट होता है ना उसके लिए प्रिपरेशन करवाते थे। आपका 1 घंटा भी नहीं लगेगा। जिनको ये है दावा कि उनको चैप्टर आता है, वो बैठ के उन 60-70 एमसीक्यूज करें, अगर वो हो जाते हैं तो उनको वो आता है, अगर वो नहीं आता तो उनको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब एफएससी पे हम तो मेहनत करने से रहे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया करना कैसे है एफएससी की तैयारी, ठीक है। तो आपसे मैंने एफएससी दी हुई थी, बताया भाई की है कि नहीं की 6 चैप्टर सर ठीक है। की है। तो जो मैंने आदिल 73, साहब, जी आसिम, जो मैंने 73 मेरे एमसीक्यूज दिए हैं वो कर लेंगे। मेरे पास जो है सर ना, वो थोड़े से रहते हैं। आसिम, वो मैंने सेंटा वीएन की जो बुक नहीं होती यार नहीं हमारी, नहीं, मैं एक मिनट, जी जी, उसके अलावा भी मेरे पास है, मैंने आपको बताया था ना, लास्ट पे जो एमसीक्यूज आते हैं ना वो मेरे पास हैं। इवन सेकंड ईयर के जो आपको पता ही है, सेंटा वाले जो उसमें ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, वो काफ़ी एमसीक्यूज है, मैं इनको शेयर करूंगा, बट ये पहले काम करके दिखाएं ना जो कुछ दिया गया है। मेरे पास वो तकरीबन 100 से ऊपर एमसीक्यूज बन जाएंगे। जस्ट वो 2-2 चैप्टर्स के हैं, ये नहीं है कि पूरे सेकंड ईयर के 2-2 चैप्टर्स के 100 एमसीक्यूज हैं, तो आपका तो ईजिली रिवाइज हो सकता है अगर वही एमसीक्यूज आप लोग कर लें। लेकिन कंडीशन ये है कि आप लोग करें उसको। सर कर रहे हैं। देखिए ना, अब जैसे मैंने उधर ग्रुप में भी बताया कि आप लोग कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर टोटली क्या है जो आज हमने किया है, वो टोटली आपका सेकंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर है, थोड़ी सी उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो आपका वो सेकंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर तो हो गया। अभी जैसे हम डेरिवेटिव कंटिन्यूटी पे जाएंगे, डेरिवेटिव पे जाएंगे तो आपका सेकंड ईयर का डेरिवेटिव चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आगे हम इंटीग्रेशन पे जाएंगे तो इंटीग्रेशन का चैप्टर वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। कॉमर्स का फर्स्ट चैप्टर में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे डिस्कस किया गया, वो आपका फोर्थ चैप्टर सेकंड ईयर का। फिफ्थ चैप्टर मुझे नहीं लगता उसमें से कोई आपको चीज़ कंफ्यूजन होनी चाहिए। सेकंड ईयर का फिफ्थ चैप्टर, सेकंड ईयर का जो पैराबोला कोनिक सेक्शन है वो भी हम इधर कैलकुलस में करेंगे। पीछे सिर्फ एक चैप्टर रह जाता है जो वेक्टर्स वाला है सेकंड ईयर का। ठीक है जी आसिम, यार, मेरी जी तरफ जी, से तो ख़त्म है लेक्चर। मैं नहीं, ये